नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय। आज उपसर्ग पढ़ेंगे पहले और उसके बाद प्रत्यय। तो उपसर्ग क्या होता है, देखिए, भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल वर्ण या वर्ण समूह हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से विभाजन नहीं किया जा सकता, यानी और विभाजन नहीं होता। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा को अविभाज्य इकाई होती है, यानी ये क्या होते हैं, अविभाज्य इकाई होती है, यानी जिसका कोई विभाजन नहीं किया जा सकता। ये किसी शब्द से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, नए अर्थ का निर्माण करते हैं। चूँकि ये एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग किन्हें कहते हैं, यानी ये किसी शब्द के पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करेंगे और नए अर्थ का निर्माण करते हैं। चूँकि ये एक स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए इन्हें उपसर्ग कहते हैं। और देखिए, उपसर्ग वह शब्दांश है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। क्या कर देते हैं, शब्द का अर्थ बदल देते हैं। अब बात करते हैं उपसर्ग शब्द बना कैसे, यानी उसकी उत्पत्ति कैसी। तो उपसर्ग शब्द है वह उप और सर्ग दो शब्दों के योग से बना है, ठीक, जिसमें सर्ग मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है जोड़ना या निर्माण, और उप का अर्थ है पास आना। जैसे उदाहरण देखिए, उप धन हार, यानी हार में हमने उप जोड़ा तो क्या बना, उपहार। अब बात करते हैं उपसर्ग के भेद। हिंदी में उपसर्ग के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। इन्हें अलग अलग नामों से कहा जाता है। जैसे संस्कृत उपसर्ग हैं, इनको हम तत्सम उपसर्ग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तत्सम उपसर्ग भी कह सकते हैं। हिंदी के उपसर्गों को हम तद्भव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तद्भव भी कह सकते हैं। और उर्दू या विदेशी उपसर्ग है, इनको आगत उपसर्ग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आगत उपसर्ग भी कह सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं इनकी तत्सम उपसर्ग, यानी संस्कृत के उपसर्गी। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। यानी तत्सम सब उपसर्ग पूछा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि जो संस्कृत भाषा के उपसर्ग हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। अर्थात संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अति, अधि, अनु, अप, ये क्या है, संस्कृत के उपसर्ग हैं, इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। देखिए, अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे हम कि इसका क्या अर्थ होता है और कैसे बनते हैं। तो अति पहला है अपना अति, और अति में का अर्थ होता है ऊपर, अधिक या परे। अब देखिए शब्द कौन से बनते हैं, जैसे अति प्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतीन्द्रिय, अतिसार, अत्याचार, ऐसे शब्द बनते हैं। जैसे अतिरिक्त, अत्यधिक, अत्यधिक यानी शुद्ध और अशुद्ध में भी पूछा जाता है, तो अत्यधिक होता है नहीं कि अत्यधिक होता है। फिर दूसरा है अधि। अधि का अर्थ होता है अंतर्गत या प्रधान, जैसे अधिकार, अधिशेष, अधिकरण, अधिष्ठाता, अध्यक्ष। जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ अध्यक्ष, ये क्या है, अध्यक्ष। तो अधिधन अक्ष से बना है, तो अध्यक्ष हैं। ये सारे जो शब्द हैं वो किनसे बने हैं, अधि उपसर्ग से बने हैं। आगे देखिए, अनु। अनु का अर्थ है सादृश्य या पीछे, जैसे अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह, अनुज, अन्वेषण, ये सारे किससे बने हैं, शब्द अनु से बने हैं। फिर बात करते हैं अप। अप उपसर्ग है वो किससे बने, निराधर, निराधर और दीनता अर्थ है, यानी अप का अर्थ निराधर और दीनता। जैसे अपमान है, अपयश है, अपव्यय है, अपकृति है, ठीक। इसी तरह अगला है अपि। अपि का अर्थ होता है निश्चय या भी, यानी अपितु, अपिधान, अपिहित। अपिहित का अर्थ होता है ढका हुआ। आगे देखिए अभि। अभि उपसर्ग की बात कर रहे हैं तो अभि का अर्थ है पास या सामने। अभिमान, अभिवादन, अभिषेक, अभिमुख, अभियान, अभ्यागत, क्या लिख सकते हैं, अभ्यागत। ये क्या है, किससे बने हुए हैं शब्द, ये अभि उपसर्ग से मिलकर बने हुए हैं, ठीक। आगे देखिए, अब आगे है अव।
यानी अव का अर्थ होता है अनादर या हीनता, जैसे अवगुण, अवहेलना, अवनति, अवसाद, अवगाहन। आ उपसर्ग, आ का अर्थ होता है पूर्ण, विपरीत या सीमा, आदेश, आहर, आहार, आगमन, आजना, आगमन और आभार। उद उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है उच्चता, ऊपर, श्रेष्ठ, जैसे उदार, उत्सर्ग, उत्साह, उदार, उद्वार, उत्थान और उत्तम। उपसर्ग समीपता या सहायता, गौण, उपहार, उपवास, उपदेश। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी दुर या दुष, निंदा, कठिनाई, बुरा अर्थ होता है, दुर्गुण, दुराचार, दुस्साहस, दुर्जन, दुष्कर्म, दुष्चरित्र। फिर बात करते हैं नी की। नी का अर्थ होता है निषेध, अधिकता, जैसे निवारण, निषेध, निर या निष का अर्थ होता है निषेध रहित या बिना, जैसे निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम, निस्तेज। प्र का अर्थ होता है अधिक, आगे, ऊपर, प्रहार, प्रबल, प्रयोग। प्रति का अर्थ होता है समानता या प्रत्येक, प्रतिवर्ष, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि। इसके बाद बात करते हैं परा की। परा का अर्थ होता है विपरीत, उल्टा या पीछे, जैसे पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा। फिर बात करते हैं परी की। परी का अर्थ होता है चारों ओर, परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण। सम का अर्थ होता है पूर्णता। सम का अर्थ क्या होता है पूर्णता या सुंदर, जैसे संयोग, सम्मान, संसार। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी सु की, तो सु का अर्थ होता है शुभ, अच्छा या सहज, सुयोग, सुलभ, सुगम। ठीक। वी का अर्थ है विशेष, अभाव, विदेश, विहीन, विभाग। और स्व का अर्थ होता है अपना या निजी, जैसे स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ। अब बात हम करते हैं आगे, यानी संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद उपसर्ग ही है, यानी संस्कृत व्याकरणों में उद उपसर्ग ही है, जबकि हिंदी में ये क्या है, उत का भी प्रयोग होता है। अब देखिए हिंदी उपसर्गों की बात करते हैं, तो हिंदी उपसर्ग कौन कौन से हैं उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए हिंदी के उपसर्ग किसे कहते हैं, तो हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके तद्भव उपसर्गों का निर्माण किया गया। ये भी कह सकते हैं कि हिंदी में जितने भी तद्भव उपसर्ग है उनका विकास या उनका जो विकसित है या वो विकसित कैसे हुए हैं, वो तत्सम उपसर्गों से ही हुए हैं, यानी तत्सम उपसर्गों का ही विकसित रूप है। तो देखिए पहला क्या है, ए का अर्थ होता है नहीं। क्या होता है नहीं, अकाज, अचेत, अटल। इसी तरह अव्यवस्था भी हो सकता है इसका, अव्यवस्था। तो ये क्या है, इसके शब्द बनते हैं। फिर ऊ का अर्थ होता है ऊंचा, उछालना, उतारना, उजड़ना। ओ का अर्थ होता है बुरा या नीचे, जैसे अवगुण, अवघट, औसर। ठीक। इसके बाद बात करते हैं अन का अर्थ होता है बिना, जैसे अनपढ़, अनदेखा, अनमोल, अनजान। ठीक। इसके बाद आता है अध का होता है आधा, जैसे अधमरा, अधखिला, अधपका, अधजला। और अधः ये जो है अधः ये विसर्ग लगा हुआ है, तो ये किस में आएगा, ये संस्कृत में आता है, लेकिन हिंदी में भी दिया गया है। तो देखिए अधः का अर्थ होता है नीचे, जैसे अधोगति, अधोमुख, अधोगत। उन का अर्थ है एकम, जैसे 59, 49, 79, 39, 29, 19। ये किस में आते हैं, उन उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। कै या कू, इसका अर्थ होता है बुरा या कठिन, कपूत, कुढंग, कुचाल। नी का अर्थ होता है विपरीत, निडर, निशान, निपट। अब बात करते हैं हम आगे की, तो अगला है स या सु, जिसका अर्थ होता है अच्छा, सपूत, सजल, सजीव, सुयश, सुकांत। भर का अर्थ होता है भरा हुआ या पूरा, भरपूर, भरशक, भरमार। चौ का अर्थ होता है चार, जैसे चौमासा, चौराहा, चौखट। आगे बात करते हैं हम ती का अर्थ होता है तीन, तिरंगा, तिपाही, तिमाही। दू का अर्थ होता है दो, यानी दुनाली, दुरंगा, दुमोहा। पर का अर्थ होता है दूसरा, परहित, परसुख, प्रकाज। बिन का अर्थ है निषेध या अभाव। क्या होगा, बिन देखा, बिन खाया, बिन ब्याहा। चिर का अर्थ होता है सदैव, चिरकाल, चिरजीवी, चिर परिचित। फिर बात करते हैं बहु का अर्थ होता है
ज़्यादा या अधिक, बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन। सह का अर्थ होता है साथ, यानी सहचर, सहगामी, सहयोग। स्व का अर्थ होता है अपना, स्वदेश, स्वराज और स्वभाव। अब बात करते हैं उर्दू या विदेशी उपसर्गों की, जिसे आगत उपसर्ग भी कहते हैं। भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रही है, अतः हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। जैसे अल का अर्थ होता है निश्चित, क्या होता है निश्चित, अलविदा, अलबेला, अलमस्त, अलबत्ता। ठीक। ना का अर्थ होता है रहित, जैसे नालायक, नापसंद, नापाक। एन ठीक, एन वक्त, एन इनायत, एन मौका। ला बिना, लाचार, लाजवाब, लापता। फिर आता है बद का अर्थ होता है रहित या बुरा, बदनाम, बदजात, बदतमीज, बदबू भी हो सकता है। ठीक। इसके बाद बा का अर्थ है अनुसार या साथ, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। गैर का अर्थ होता है रहित या भिन्न, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क। खुश का अर्थ होता है अच्छा, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुश खबरी। फिर बात करते हैं कम, इसकी बात करते हैं तो कम का अर्थ होता है थोड़ा, जैसे कमज़ोर, कम सीन, कम अकल। हम का अर्थ होता है साथ, हमदम, हमसफ़र, हमराह। बिला का अर्थ होता है बिना, बिला वजह, बिला शक, बिला कसूर। बे का अर्थ होता है अभाव, बेचारा, बेहद, बेचैन। दर का अर्थ होता है में, दरअसल, दरकार, दरवेश। हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज़। फिर बात करते हैं बै की। बै का अर्थ होता है साथ या पर। बदस्तूर तो आएगा बद का, और बैदस्तूर बोलेंगे तो क्या होगा बै का प्रयोग। बतौर, बशर्त। सर का अर्थ है मुख्य या प्रधान, सरकार, सरदार, सरताज। नेक भला, नेक दिल, नेक नीयत, नेक नाम। हेड अंग्रेजी का आ गया तो प्रमुख, हेडमास्टर, हेडबॉय, हेडगर्ल। सब इंस्पेक्टर, सब डिवीज़न, सब कमेटी। अब ये अंग्रेजी के चलने शुरू हो गए। आगे तो हमें पढ़ रहे हैं जिनमें ये हैं। देखिए आगे, हाफ आधा, हाफ पैंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट। जनरल प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। आगे बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में समानता कैसे है। तो देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश है। क्या है ये? शब्दांश है, पूर्ण शब्द नहीं है। इनका अकेले प्रयोग नहीं किया जा सकता। दोनों के प्रयोग से अर्थ में अंतर आता है। एक शब्द में इन दोनों को साथ भी जोड़ा जा सकता है। जैसे अभिमान, मान मूल शब्द है और अभि उपसर्ग है, और इसमें ई हमने जोड़ा तो क्या बना? अभिमानी। ज्ञान और ई जोड़ा तो अज्ञानी। स्व उपसर्ग है, तंत्र मूल शब्द और ता प्रत्यय, दोनों को जोड़ा तो क्या बना? स्वतंत्र। ये हमने पढ़े थे उपसर्ग। और अगला जो वीडियो होगा वो हम प्रत्यय पर बनाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।